नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। और सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करेंगे नरेंद्र मोदी कैबिनेट की, जिसमें बड़े पैमाने पर फेरबदल के बाद आज मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। हम आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें मंत्रियों ने आज अपने अपने विभागों में जाकर अपना कार्यभार संभाला, ऑफिस ज्वाइन किया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय पहुंचे और रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर आज ऑफिस ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, राजीव चंद्रशेखर आज अपने अपने दफ्तर पहुंचे। जिन कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर रात पोर्टफोलियो भी आवंटित कर दिया गया और पोर्टफोलियो आवंटन के बाद आज तमाम मंत्री अपने अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं और अपने अपने ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और राजीव चंद्रशेखर, ये 8 तस्वीरें हैं जहां पर अपने अपने विभागों में मंत्री पहुंचे और उन्होंने अपना चार्ज लिया। तो आज से कामकाज भी शुरू हो गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह शाम को 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक हुआ और उसके बाद देर रात तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास पोर्टफोलियो भी आवंटित कर दिया गया और आज तमाम मंत्री अपने अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं अपना चार्ज लेने के लिए। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे पिछले 12 घंटों में 12 घंटों से भी कम के वक्त में ये सारी चीजें हुई। 12 घंटे से कुछ अधिक का वक्त आप कह सकते हैं। कल शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ ग्रहण के ठीक 2-2.5 घंटे के अंतराल में पोर्टफोलियो भी जारी कर दिए जाते हैं कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय देखेगा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और ये 8 तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग मंत्री अपने अपने दफ्तर पहुंचे और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया ने आज अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। वहीं अगर बात करें नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बसपा की सुप्रीमो मायावती ने हमला किया है। मायावती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल किए गए लंबे चौड़े विस्तार और फेरबदल सरकार की अब तक की रही गलत नीतियों, कार्य क्रियाकलापों और अन्य कमियों आदि पर पर्दा नहीं डाल सकते तथा न ही उस पर से लोगों का ध्यान बांट सकते हैं। जनता और देश की बदहाल स्थिति सही समय पर परिवर्तन की राह देख रही है। तो मायावती ने ट्वीट किया है और एक के बाद एक उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया है। तो ये उनका पहला ट्वीट था और ये दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है। साथ ही यूपी की बीजेपी सरकार भी यहां जनहित व जन कल्याण के सभी मोर्चे पर अधिकांशतः विफल रही है और कोरोना प्रकोप में तो इनकी नीति और कार्यशैली तथा इनके अन्य हवाई वादों और घोषणाओं आदि से यहां की समस्त जनता काफी दुखी है। कोरोना प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। कोरोना प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 3T का फॉर्मूला अपनाया था और उन्होंने जो T9 का गठन किया था, उसके असर लगातार हमने देखे हैं और अब योगी मॉडल से कोरोना के जो तेवर हैं वो धीरे धीरे ढीले पड़ते जा रहे हैं। श्रावस्ती, कासगंज और अलीगढ़, ये 3 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गए हैं। इन तीनों जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के 29 ऐसे जिले हैं जहां पर एक्टिव केस की संख्या 10 से भी कम है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में कोई नया संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। 41 जिलों में 10 से भी कम कोविड के केस आए हैं। वाराणसी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 11 नए कोरोना के केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 112 संक्रमण के नए केस आए हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यूपी में अब तक 5,98,48,583
टेस्ट हुए हैं। ऑक्सीजन उपलब्धता के मामले में भी यूपी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है। यूपी में 138 से ज्यादा ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। 528 ऑक्सीजन के प्लांट पर तेजी से यूपी में काम चल रहा है। 9000 से ज्यादा पिको बेड तैयार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है अगर वो आता है तो उसमें सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, जो स्थिति उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर आज की तारीख में नजर आ रहा है, वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो T3 का फॉर्मूला था और टीम 9 का जो काम था। 112 केस, 3 जिले कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त, तकरीबन 20-25 ऐसे जिले जहां पर 10 से भी कम एक्टिव केस के मामले। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सेकंड वेव कम होने के बावजूद टेस्टिंग लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कोरोना प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं की, वो वाकई में काबिले तारीफ हैं। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को मैनेजमेंट संभालना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वो टीम 9 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे और उचित जो दिशा निर्देश थे वो देते रहे। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का जो दूसरी लहर देखी जा रही थी, उसमें संक्रमण की जो गति है वो ना के बराबर बची है। 41 जिले ऐसे हैं जहां पर अब मात्र 10 से नीचे कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं तीसरी लहर की बात जो एक्सपर्ट डॉक्टर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर भी आ सकती है, उसको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सजग है और तैयारियां तेज कर चुकी है। प्रत्येक जिला स्तर पर कहा जा रहा है कि 18 साल से जो नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको ये तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है। ऐसे में उनकी उचित इलाज की व्यवस्था भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस लिहाज से प्रत्येक जिला स्तर पर बेडों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करा लिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर लगातार जो है ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, चाहे वो राजधानी हो या पूर्वांचल के जिले हों या पश्चिम यूपी के जिले हों। उन तमाम जगहों पर लगातार ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। अधिकांश जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुके हैं और वहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी होने लगी है। उसके अलावा अगर हम योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो नीति आयोग ने प्रबंधन को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं लागू की, उसको लेकर सराहना की थी। WHO ने भी ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग कोरोना से प्रभावित, उसके बाद जब सरकार ने ठोस कदम उठाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, उसको लेकर भी WHO ने भी सराहना की। हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वो उसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अदालतें भी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो ग्राउंड की रिपोर्ट होती है, जनता की अदालत में फैसला होता है और वो नजर आ रहा है क्योंकि एक्टिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए नीलेश। बढ़ते आगे, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है, जिसको लेकर आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने हाथों में रसोई गैस का सिलेंडर उठाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हमारे संवाददाता गौरव यादव ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बातचीत की है। किसान आंदोलन ने एक नया रुख लिया। आज यहाँ बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी भी है और सिलेंडर भी है। समझते हैं कि आज क्या कुछ नया है, क्या तरीका है। सर, ये सिलेंडर के साथ क्यों खड़े हैं आज? यहाँ भंडारे में सिलेंडर भरवाने पड़े, बहुत महंगा आ रहा। यहाँ कोई दान पुण्य थोड़ा आ रहा है कि इतना आ जाएगा कि फ्री के पैसे आ रहे हैं वैसे ही लुटाते हैं। यानी कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? क्या कुछ अंतर आया महंगाई में जब आंदोलन शुरू हुआ था और आज में? क्या परिवर्तन? नहीं, आज में भी आंदोलन उसमें भी हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन जब से सरकार बनी, जब से दुगने रेट हो लिए, तो ऐसे हमारे फसलों के भी रेट दुगने कर दो भाई। सिलेंडर से आप ले लो, जिस हिसाब से इसके रेट बढ़े उसी तरह के आप फसलों के रेट बढ़ा दो। यानी कि आमदनी नहीं बढ़ी है और कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या कुछ आज हॉर्न भी बजाए गए हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हॉर्न बजाकर? हाँ, हॉर्न बजा के देना चाहे, हमारी बात सुन लो। दिल्ली हमारी बात नहीं सुन रही है, कहना चाहते। दिल्ली आपकी बात नहीं। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि महंगाई के मुद्दे पर किसान तो आ गया, विपक्ष कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। क्या लगता है कि विपक्ष है या नहीं है? आ जाएगा वो विपक्ष है तो जरूर, लेकिन मजबूती से नहीं आ रहा। आ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या कारण? अरे डरा धमका ले सरकार बहुत बेटा, वो कुछ न कुछ कागज पत्थर ठा लिया होगा उनका कहीं से होगा। अच्छा सर, कल देखा गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल का काफी विस्तार हुआ है। क्या लगता है कि जो
डैमेज किसान आंदोलन से होगा उसको संवारने की कोशिश की जा रही है? हाँ करूँ जा ये करते हैं कि डैमेज कुछ हो जा, कुछ सुधार भी हो जाता है। अगर कोई बन जाता है तो अपने क्षेत्र का ही सुधार करेगा। जिन क्षेत्र के लोगों ने चुनकर उनको भेजा तो कम से कम अपने क्षेत्र का ही सुधार कर ले। ये देने दुआने का तो कुछ नहीं ना, मंत्री को भी इन्हें भी ऐसे ही लटकाऊ रखेंगे। फुल फ्लैश पावर नहीं है इनको, मंत्री के पीछे भी कोई ना कोई और बैठा। तो ये हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने साफ तौर पर सरकार को इशारा कर दिया है कि सरकार क्या 1 साल की है, जनता अपने आप परिवर्तन कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज महंगाई के मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर सिलेंडर भी आया, पेट्रोल की बात भी हुई और हॉर्न भी बजाए गए। विजय सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, गाजी। चलिए बढ़ते आगे। झांसी से अगली खबर है। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रेखा यादव के नामांकन के दौरान झांसी में हंगामा हुआ है। नामांकन रोकने के लिए का आरोप समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। हंगामे का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। इस बवाल के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालांकि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद यहां पर यह बवाल हुआ है, जो कई सवालों को जन्म देता है। निष्पक्ष रूप से यहां पर नामांकन कराया जाएगा, ये एसपी सिटी का बयान आया। ब्लॉक प्रमुख समेत कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जब सुरक्षा के माकूल इंतजामात थे, फिर वहां पर कैसे ये हंगामा और बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का नामांकन जारी है। चुनाव को लेकर कई जगहों पर जमकर बवाल हो रहा है। हम आपको कन्नौज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नामांकन के दौरान पत्रकारों पर भी जानलेवा हमला किया गया है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के पत्रकार को भी निशाना बनाया गया है। वहीं नामांकन करने पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन नामांकन भरने और निर्दलीय और सपा प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार नहीं किया गया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन देवी और उनके पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजकिशोर यादव के साथ मारपीट की गई है। यहाँ पर नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। ये दरोगा जी मौत पर तो इस वक्त कन्नौज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन देवी और उनके पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजकिशोर यादव के साथ मारपीट की गई है, जो इस वक्त खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले ब्रजकिशोर यादव जी, बताइए हुआ क्या था वहां पर। जिस तरह आज हमको नॉर्थ के क्षेत्र में बुलाना है, जहाँ से आज हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख ब्रजकिशोर यादव, आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह का उन्हें नामांकन नहीं दिया गया। या आइए बात करते हैं। सर, किस तरह का आपके साथ आज आप नामांकन बोले जाइए आप। ठीक है, अभी स्थिति यह है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजकिशोर यादव अभी ऑक्सीजन पर लेटे हुए। हालांकि हम उनसे अभी परिवारजनों से बात करना चाहेंगे कि किस तरह उनको एक सुविधा हुई और क्या बात है। मैम, किस तरह का आप लोगों के साथ नामांकन करने नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है ना। ऑक्सीजन खड़े हम 1 घंटे से बोल रहे हैं, कभी लीव को मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप उनकी बेटी हैं, हम आपको नहीं अंदर आए, कभी डॉक्टर से पूरा चेक करा रहे हैं। इस पैसे पे होते हुए भी उनको इतना परेशान किया जा रहा है, ये तो सरासर अन्याय है। 1 घंटे से मतलब कोई पेशेंट स्ट्रेचर पे है, उसको इतना परेशान किया जा रहा है, विदाउट ऑक्सीजन उनको अंदर उतरने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी जब मेरी मदर डॉक्टर आके बता भी रहे दिक्कत है, तब भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं 96 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी नहीं माना जा रहा। इनके द्वारा लाए हुए डॉक्टर के कहने पर भी ये लोग नहीं मान रहे। इनसे पूछिए कि इनके साथ मारपीट करने वाले लोग कौन थे। जी, जिस तरह की मार्केट की बात कही जाए, अभी किसी कह नहीं जा सकता है। अराजक तत्वों द्वारा एक पथराव किया गया है। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है। अभी कुछ नहीं, ब्रजकिशोर यादव और सुमन देवी, इन दोनों से पूछिए कि आखिरकार इतना बवाल हुआ, इतना हंगामा हुआ,
और इसको लेकर क्या उनको कोई राजनीतिक साजिश तो इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है? पुलिस की भूमिका को लेकर उनको क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तो सुमन जी अंदर चली गई हैं, उनको पर्चा दाखिल करना, हमारे साथ उनकी पुत्री मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह की उनको पुलिस का सहयोग मिला और अभी तक ये पर्चा दाखिल हुआ या नहीं। अभी आपका पर्चा दाखिल आपके घर से मदर अंदर बैठी हुई है, उनको धक्का मुक्की उनके साथ हुई है और चोट भी लग गई है। उसके बाद भी उनका पर्चा दाखिल नहीं हुआ अभी तक। सुबह से वो इतनी परेशान है, उनका लीवर सिरोसिस है, उनको 2 दिन से लूज मोशन हो रखे हैं, वो भी मेडिकल पे हैं, तब भी उनको इतना परेशान और तंग किया जा रहा है। इसके बाद भी उनका पर्चा अभी तक दाखिल नहीं हुआ है। सुबह से 10 बजे से उनको बिठाए हुए हैं और 2 बजने जा रहा है, अभी तक उनका कोई पर्चा दाखिल नहीं। क्या बोल रहे हैं, क्यों पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जा रहा? प्रशासन का दबाव है। कभी कहते हैं कि हमें वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए मेरे फादर के लिए, जबकि हम पूरी फाइल दिखा रहे हैं, डॉक्टर आके बता रहे हैं कि इनकी पल्स रेट बढ़ी हुई है, फिर भी उनको 1 घंटे से बाहर विदाउट ऑक्सीजन रखा हुआ है। मैं बोल नहीं हूँ कि रेफर है, तब भी कह रहे रेफर सर्टिफिकेट चाहिए। मेरी माँ को लीवर सिरोसिस है, वो ज्यादा देर खड़ी नहीं सकती है। 10 बजे से उनको पागल बनाया जाए, 10 बजे से उनका कोई नामांकन नहीं हो रहा है। नहीं तो इसके पीछे आपको किनका हाथ लगता है? पूरा न्याय प्रशासन का हाथ है। प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, उसके बाद भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। मारपीट करने वाले कौन थे, कौन कौन से लोग थे, आप किसी को पहचानती हैं? विपक्ष दल की बात कर रही हूँ, विपक्ष दल से ही करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मारपीट भी हुई है? कौन लोग थे? विपक्ष दल वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं, जैसे स्टेज से उतारा गया वैसे ही चिल्लाते हुए आए हैं। तो अभी क्या आपकी जो माता जी हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर गई, अब क्या कहा जा रहा है उनको? अभी भी नामांकन नहीं हुआ है। सुबह 10-11 बजे से उनको बिठाए हुए हैं बस। तो इतनी देरी तो नामांकन फाइल करने में, नॉमिनेशन फाइल करने में नहीं होती। और अंदर जो औरतें बैठी उनको अंदर बिठाया गया है, उनको सुबह से बाहर बिठाया गया गर्मी में। एक उनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मम्मी की तरफ से किसी का भी नामांकन नहीं हो पाया है। और मेरे फादर कोविड पॉजिटिव पोस्ट कोविड रह चुके हैं, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 91-92 रहता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 92 तो एकदम ठीक है। यहाँ के डॉक्टर, उन्होंने CSC शिवराम के डॉक्टर को भी बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा पल्स बढ़ी हुई है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप जिस पार्टी की ओर से आप हैं, क्या किन्हीं लोगों का फोन आया, किन्हीं लोगों ने प्रशासन से बात की, बड़े लोग अधिकारियों से बातचीत आप लोगों ने करने की कोशिश की? विपक्ष दल वाले प्रशासन का दबाव बना रहे हैं, इसलिए वो अपना बात नहीं कर पा रहे। क्या किसी से बात करने की कोशिश की बड़े अधिकारियों से कि भाई अगर 4 घंटे से एक महिला बैठी हुई तो उनको नॉमिनेशन फाइल करने क्यों नहीं दिया जा रहा? बात करने की कोशिश की है, कोई बात करने को तैयार नहीं। किन से बात करने की कोशिश की? मैंने सबको फोन मिलाया, जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबको फोन मिलाया, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। बड़े अधिकारी, आपने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने बात की, जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन उठाया, काट दिया, वो बात नहीं करना चाहते, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। सुबह 11 बजे से मेरी मदद, मैं रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, सिरोसिस की पेशेंट है, डायबिटीज है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और सुबह 11 बजे से वो परेशान है। किसी का नामांकन दाखिल करने में कितनी देर कभी लगती है? तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे अगर और इंतजार करवाया जाता है कि आप उनकी बेटी हैं? हम लोग तो शांतिपूर्ण कॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता रहा तो बिल्कुल अन्याय है। नामांकन ही नहीं होने दिया जा रहा है। पहली बार किसी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है कि पहले पर्चा छीन के ले गए विपक्ष दल के लोग, धक्का मारा, उसके बाद आज उनका नामांकन ही नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, अगर आप बता रही हैं कि पिछले 4-5 घंटे हो गए, 10 बजे से आपकी मम्मी बैठी हुई हैं, 11 बार, तकरीबन 4-4.5 घंटे हो गए, अगर अब भी नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? कुछ आप भी काफी यंग हैं। बैठेंगे और क्या करेंगे, उसके अलावा और क्या है हम लोगों के पास? क्या करेंगे? धरने पे बैठेंगे और क्या करेंगे? तो उसके बारे में आप लोगों ने विचार तो किया होगा? क्या है, जब अब देखते हैं, बोल रहे हैं कि अभी रुक जाइए 1 घंटा और, सुबह 11 बजे से बोल रहे हैं कि 1 घंटा। पार्टी के किसी बड़े नेता से बात नहीं की आप लोगों ने, क्यों इस मामले को देखें? पार्टी के सभी बड़े नेता सुबह के यहीं पे हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन कौन मौजूद है? विधायक अरविंद यादव, साहिब सिद्दीकी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमन देवी की ये बेटी हैं। सुमन देवी की बेटी की ये शिकायत है कि उनकी जो माता जी हैं वो 10:30-11 बजे से बैठी हुई हैं और इस वक्त 2-2:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है और तमाम बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रही हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है, फोन पिक नहीं किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। पीलीभीत से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी पर आरोप लगे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पर आरोप लगा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया है। बीच सड़क पर ही गाड़ी लगाकर निर्दलीय प्रत्याशी को रोक दिया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह पर्चा दाखिल करने से उनको रोका गया है। निशांत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे, उनको रोका गया है। रोकने का आरोप पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह पर लगा है। दोनों प्रत्याशी और समर्थकों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। पुलिस वहां पर मौजूद थी। अमरिया में दोनों प्रत्याशियों के बीच किस कदर मारपीट हुई है उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है मारपीट का वो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आवश्यक जो बल प्रयोग होता है, बल प्रयोग पुलिस की ओर से किया गया है। दीवार कूदकर निर्दलीय प्रत्याशी ने किसी तरीके से अपना नामांकन किया है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सरबजीत सिंह पर गुंडई का आरोप लग रहा है। अमित कुमार मिश्रा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। अमित, कौन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे थे, कौन रोक रहे थे और आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में इतना बवाल कैसे? क्योंकि जो वीडियो में कई पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, अमित का फोन कट गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या करके शव को सड़क पर फेंका गया था। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक महिला की हत्या करके शव को सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस तक खबर पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची है। सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस ने शव को रिकवर कर लिया है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस मामले में पुलिस की कोशिश पहले यही है कि महिला की शिनाख्त हो जाए। एक और बड़ी खबर है लखनऊ से। अब राजभवन जाएगा विश्वविद्यालय के रिपोर्ट कार्ड। सभी विश्वविद्यालय के रिपोर्ट कार्ड अब राजभवन जाएंगे। हर महीने की 5 तारीख को विश्वविद्यालय का जो ब्यौरा है वो राजभवन भेजा जाएगा। सभी गतिविधियों की रिपोर्ट अब राज्यपाल को भेजी जाएगी। शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक गतिविधियों का ब्यौरा राजभवन को भेजना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।